नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमने पूर्व की कई कक्षाओं में बायोजोग्राफी या जैव भूगोल की कई पॉइंट्स के बारे में टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है। कल हमने चर्चा की थी पादप वर्गीकरण के बारे में, और पादप वर्गीकरण का में हमने ये पढ़ा था किस प्रकार हम टेक्सोनॉमी के बारे बारे में जान सकते हैं। और 1623 में पाइनक्स महोदय की पुस्तक में पहली बार जाति और वंश के आधार पर पौधों को क्लासिफाइड किया गया। इससे का अनुसरण करते हुए कैरोलस लिनियस, जिसे वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, उन्होंने इसको 24 वर्गों में विभाजित किया। लेकिन 1883 में प्रस्तुत जो वर्गीकरण है आइकलर महोदय का, वो इन सब का परिष्कृत रूप है। और हमने ये पढ़ा था किस प्रकार हम प्लांट किंगडम को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हुए क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लांट किंगडम के बाद हम इसको सब किंगडम में डिवाइड करते हैं, सब किंगडम के बाद हम इसको फाइला में डिवाइड करते हैं, फाइला के बाद इसको हम क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लास के बाद ऑर्डर में, ऑर्डर के बाद फैमिली में, फैमिली के बाद जीन्स में या जीनस में, और लास्ट स्पीशीज़ के में इसको हम डिवाइड करते हैं। और हमने आकार की वर्गीकरण के बारे में प्लांट किंगडम के सब किंगडम में बांटते हुए किस प्रकार आकार की वर्गीकरण मॉर्फोलॉजिकल टेक्सोनॉमी के प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। हमने दो भागों में बांटा था, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया के भी हमने 3 भाग लिए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और हमने थैलोफाइटा को 4 वर्गों में विभाजित किया था, अल्गी, फंगी, बैक्टीरिया और लाइकेन। और ब्रायोफाइटा को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, लिपरवर्ट और मॉजेस। और टेरिडोफाइटा को हमने एज इट इज़ ही उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। और पुष्पी पादप या फेनेरोगेमिया को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, अनावृत बीजी और आवर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स को हमने 2 भागों में बांट के इसको आगे वर्गीकृत किया था, साइकेट्स और कॉनिफर्स। और आवर्तबीजी बीजों को या एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों को हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के तौर पर पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजिकल उसका क्लासिफिकेशन। इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम पारिस्थितिकीय वर्गीकरण को हम 4 भागों में बांटेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पारिस्थितिकीय वर्गीकरण क्यों इम्पोर्टेंट है। पादपों की बाह्य तथा आंतरिक संरचनाओं पर उनके वातावरण या पारिस्थितिकी का गहरा प्रभाव पड़ता है। वनस्पति के पारिस्थितिकीय वर्गीकरण का भौगोलिक दृष्टि से अधिक महत्व है। विशिष्ट भौगोलिक वातावरण में विशेष प्रकार की वनस्पति ही पनपती है। प्रत्येक स्थान की वनस्पति वहाँ के पर्यावरण से निरंतर अनुक्रिया करते हुए समायोजन बनाए रखती है। पादपों में स्वयं को स्थानीय वातावरण से समायोजित करने की सामंजस्य होती है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। कहने का मतलब अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट के साथ ही पादप वातावरण से अनुक्रिया करते हुए जीवित रहते हैं। पर्यावरण के विभिन्न कारक पादपों की जैविक क्रियाओं को निरंतर प्रभावित करते हैं। अपने पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया व समायोजन के फलस्वरूप पादपों के स्वरूप, संरचना व क्रिया प्रणाली में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जिनकी सहायता से पादप विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। समस्त पारिस्थितिकी कारकों में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और पादपों को जल की आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर 4 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग है समुद्रविद या मीजोफाइट्स, दूसरा है जलोदविद या हाइड्रोफाइट्स, तीसरा है शुष्कोविद या जीरोफाइट्स, और चौथा है लवणोविद या हेलोफाइट्स। तो अब हम एक एक करके इनको लेंगे और इनके प्रकारों के बारे में या किस प्रकार इसको वर्गीकृत किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। पहली बात करेंगे हम मीजोफाइट्स की या समुद्रविद की।
वातावरण की सामान्य परिस्थितियों में समोद्विद या मध्योविद पादप पाए जाते हैं, अर्थात जिन स्थानों की जलवायु ना तो बहुत शुष्क है और ना ही बहुत नम है, तथा ताप भी वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता भी साधारण होती है। इन पादपों की शारीरिक रचना भी साधारण ही होती है। गेहूँ, चना, मक्का आदि फसलें तथा चीड़, सागवान, आम, ओक, महोगनी, जामुन, शीशम आदि वृक्ष इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो है जलोदबिद में या हाइड्रोफाइट्स में। ये पादप पूर्णतः या आंशिक रूप से जल में या जल संतृप्त मृदा में पाए जाते हैं। सिमोंस के शब्दों में जल में या जल के निकट आवास वाले पादप जो अपने पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित कर चुके हैं जलोदबिद कहलाते हैं। इन पादपों में मूल तंत्र का या तो अभाव होता है या जड़ें अविकसित होती हैं। इनके तने प्राय लंबे, पतले, मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। जलीय पादप प्राय बहुवर्षीय होते हैं। उत्कों का स्पंजी होना इनका सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है। तो अब हमने जल के अनुसार इनके बारे में पढ़ा। अब हम वायु, जल तथा तलीय मृदा से संबंध के आधार पर जलीय पादपों को या जलोदबिद, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, इनको हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहले कहलाते हैं निमग्न पादप या सबमर्ज्ड प्लांट्स, पूर्णतः जल में डूबे हुए पादप जिनका वायु से कोई संपर्क नहीं रहता, इस उपवर्ग में आते हैं। इन्हें पुनः 2 श्रेणियों में रखा जाता है। निमग्न निलंबी, जल में, इसका मतलब क्या हुआ निमग्न निलंबी, कि जल में डूबे ये पादप तली का मृदा में स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि जल प्रवाह के साथ दूर दूर तक चले जाते हैं। ये जल के अंदर गति करते हैं। हाइड्रा, पोटेमोजिटोन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और दूसरी प्रकार के निमग्न पादप होते हैं, सबमर्ज प्लांट होते हैं, वो कहलाते हैं निमग्न स्थिर। जल में डूबे हुए इन पादपों के मूल जलराशियों की तली की मृदा में स्थिर रहती है। आइसोटिस, वेलिसिनेरिया आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं निमग्न पादपों के बाद प्लावी पादपों की या फ्लोटिंग प्लांट्स की, जो कि जलोदबिद या हाइड्रोफाइट्स का ही उपवर्ग है। प्लावी पादप या फ्लोटिंग प्लांट्स, ये पादप जल की सतह पर तैरते रहते हैं तथा जल एवं वायु दोनों के संपर्क में रहते हैं। इन्हें 2 वर्गों में पुनः विभाजित किया जा सकता है। जिस प्रकार हमने निमग्न पादपों को, सबमर्ज्ड प्लांट को 2 भागों में विभाजित किया था, वैसे ही फ्लोटिंग प्लांट्स को भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्र प्लावी। ये पादप जल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक तैरते रहते हैं। लेमना, वेल्फिया, समुद्र सौरभ और पिस्टिया आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और दूसरे होते हैं स्थिर प्लावी। इन पादपों की जड़ अथवा राइजोम जलाशय की पैंदी में स्थिर रहते हैं तथा पौधे का शेष भाग जल की सतह पर तैरता रहता है। कमल, सिंगाड़ा, जलकुंभी आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और तीसरी प्रकार के जो आपके प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स, वो कहलाते हैं जल स्थलीय पादप या एम्फीबियस प्लांट्स। ये पादप छिछले जल व दलदली भागों में पाए जाते हैं। इनके भूमिगत भागों में जलीय अनुकूलन मिलता है और जल के ऊपर वायु में रहने वाले भागों में समुद्रबिद पौधों की भांति अनुकूलन होता है। अर्थात इनमें जलोदबिद व समोदबिद दोनों प्रकार के लक्षण मिलते हैं। जलोदबिद में टाइफा, साइप्रस आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरी प्रकार के जो पादप वर्गीकरण है पारिस्थितिकीय जन्य या इसको आप इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसका जो तीसरा भाग है वो कहलाता है जीरोफाइट्स या मरुदबिद या शुष्कोबिद।
शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति दशाओं में पाए जाने वाले पादपों को शुष्कोभिद या मरुद्भिद कहते हैं। ऐसे वातावरण में मृदा में जल का अभाव होता है या बहुत ही कम होता है। उच्च तापक्रम, न्यून आर्द्रता, तीव्र वायु प्रवाह आदि दशाएं मिलकर वातावरण को शुष्क बना देती हैं। ये पादप शुष्क तथा स्थिर विषम परिस्थितियों में रहने के लिए अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। इन पादपों की जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक फैली हुई होती हैं और शाखीय होती हैं। प्राय पौधों में पत्तियां काफ़ी छोटी व मांसल होती हैं ताकि जल की हानि कम हो। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। शुष्कता सहन करने की क्षमता तथा जीवन चक्र के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहले कहलाते हैं अल्पकालिक पादप। इनका जीवन चक्र कुछ सप्ताह तक ही सीमित रहता है। ये प्राय वर्षा ऋतु में उगते हैं और विकसित होते हैं। गोखरू, बालू का साग, सेवन आदि इसके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। दूसरे हैं गूदेदार पादप। ये बहुवर्षीय तथा गूदेदार होते हैं। मरुस्थलीय शुष्क दशाओं में अनुकूलन के लिए इनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा तना पर्णाभ स्तंभ रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे वाष्पोत्सर्जन करने वाली सतह की कमी हो जाती है। ग्वारपाठा, नागफनी, थोर आदि विभिन्न प्रकार के कैक्टस इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और तीसरी प्रकार के जो मरुद्भिद पादप हैं वो कहलाते हैं अमांसलीय पादप। ये पादप एक या बहुवर्षीय होते हैं किंतु मांसल नहीं होते हैं। खेर, खेजड़ी, बबूल आदि इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और चौथे और लास्ट प्रकार के जो पादप है इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो कहलाते हैं लवणोभिद या हेलोफाइट्स। ये पादप ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जल या मृदा में खनिज व लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये शुष्कोभिद तथा जलोदभिद पादपों के मिले जुले लक्षण रखते हैं। अधिक लवण पादप के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं किंतु लवणोभिद पादप अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अनुकूलित हो जाते हैं। ये प्राय समुद्र तटीय दलदली भागों में अधिक पाए जाते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। मरुस्थलों के लवणीय भागों में पाए जाने वाले झाऊ, टेमरिक्स भी आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। अन्य वर्गीकरण, आकार व आकृति के आधार पर पादपों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है शाख, हर्ब्स, दूसरा है झाड़, श्रब्स और तीसरा है ट्री या वृक्ष। शाख क्या होती है? निम्न पादप जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है। श्रब्स क्या है या झाड़ क्या है? मध्यम आकार के पादप जिनकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक होती है एवं तना का स्टील या कठोर होता है। वृक्ष, ट्री क्या है? ऊंचे आकार के कास्टिक पादप जिनकी ऊंचाई सर्वाधिक अर्थात 3 मीटर से बहुत अधिक होती है वृक्ष कहलाते हैं। पादपों को उनके जीवन चक्र के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय क्या होता है? जिन पादपों का जीवन चक्र कुछ सप्ताह से लेकर 1 वर्ष की अवधि में समाप्त हो जाता है। मुख्यतः शाकीय पादप इसी श्रेणी में आते हैं या हब्स जितने भी हैं वो सब इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरे है द्विवर्षीय पादप। कुछ पादपों का जीवन चक्र 1 से 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण होता है, जैसे कपास और गन्ना इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और तीसरा है बहुवर्षीय पादप। मुख्यतः वृक्ष जिनका जीवन चक्र अनेक वर्षों में पूर्ण होता है इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार रेंके ने पादपों को जीवन रूपों के आधार पर वर्गीकृत किया और पूर्व के अध्यायों में हम ये पढ़ चुके हैं। ग्राइम ने वातावरण के 2 कारकों दबाव, स्ट्रेस एवं व्यवधान या डिस्टर्बेंस के आधार पर पादपों को वर्गीकृत किया। धन्यवाद। अब तक हमने पादपों के 2 प्रकार के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम कल बात करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। धन्यवाद।